क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज भेजते हैं वो दूसरे फ़ोन पे कैसे पहुंचता है, या यूट्यूब पे जो आप वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ से आता है? तो ये सब काम करता है बैकएंड की वजह से। सॉफ्टवेयर में बैकएंड वो मैजिशियन है जो पर्दे के पीछे रख के अपना काम करता है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हैरी पॉटर मूवी में जब हैरी पॉटर को मैजिक करना होता था तो उसे संस्कृत में कुछ वर्ड बोलना पड़ता था, वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर से बात करना है तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए और उसी के थ्रू आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑप्शन है। जैसे पाइथन है, पाइथन बहुत ही ईजी है और जैसा हम लोग डे टू डे बात करते हैं उसी उसी टाइप का है। और दूसरा जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को आप ऐसे समझिए कि वो फूड में सॉल्ट की तरह है। ऑलमोस्ट हर फूड में हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी एक सॉल्ट की तरह आप समझ सकते हैं। हर एक जगह इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। तीसरा जो है वो जावा है। अगर आप जावा सीखते हैं तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के बेसिक फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पाइथन से स्टार्ट करें, क्योंकि पाइथन का फ्यूचर बहुत अच्छा है और अभी जो भी एआई वगैरह का काम हो रहा है वो पाइथन में हो रहा है, तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। अब एक बार आपने अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लिया है कि आपको इसी पे पढ़ के आगे बढ़ना है, तो उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो होता है गिट को सीखना है। गिट को हम लोग वर्जन मैनेजमेंट टूल बोलते हैं। अब आप जैसे ही डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आप डेली या हर आवर में जब भी आपका कुछ माइलस्टोन अचीव होता है या कुछ आप अपडेट करते हैं तो आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आगे कुछ मिस्टेक हो गया या आपका कोड करप्ट हो गया या फिर कुछ कोड डिलीट हो गया तो आप उसको वापस रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मैकेनिज्म गिट के थ्रू होता है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और इसका यूज़ ये भी है कि अगर आप बाद में बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हर कोई गिटहब पे काम करता है। जैसे आप सपोज करिए मैं और आप एक टीम में काम कर रहे हैं और मैंने कुछ चेंजेस किया और आपने कुछ चेंजेस किया, तो हमें एक दूसरे को चेंजेस को देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। तो वहाँ पे गिटहब का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अपना कोड करके गिटहब पे रखूँगा, वहाँ से आप उसको पुल कर सकते हैं, अपने सिस्टम में लाके देख सकते हैं कि मैंने क्या चेंजेस किया। सेम वो वैसे ही होगा, अगर आपने कुछ चेंजेस किया तो आप वहाँ पे कमिट करेंगे, मैं पुल करके देखूंगा कि आपका चेंजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे काम करूंगा। थर्ड स्टेप आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेसिकली आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रखने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का तरीका होता है। उसमें से कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे आपको एरे, स्टैक, क्यू वगैरह पता होना चाहिए। एरे को आप ऐसा समझिए कि आप लाइन में खड़ा है, वो एरे हो गया। स्टैक को आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने एक के ऊपर एक प्लेट रख दिया तो वो स्टैक हो गया। और क्यू को जैसे अगर हम लोग पहले मूवी देखने जाते थे तो लाइन में खड़ा होते हैं तो उसको आप क्यू समझ सकते हैं। इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। वहीं एल्गोरिथम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी नंबर को सॉर्ट करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है या उसको रिवर्स करना है। ये सब करने का फास्टेस्ट तरीका क्या होगा, ये सब कुछ फाइंड करने को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। अब स्टेप 4 आता है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे ही आप एज ए बैकएंड डेवलपर काम करते हैं तो आपको डेटाबेस से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना होगा। मतलब आपको यूज़र का डेटा, अकाउंट का डेटा, अगर आप ई-कॉमर्स साइट पे काम कर रहे हैं तो ऑर्डर्स का डेटा आपको सिक्योर रखना होगा। तो वो डेटा सिक्योर रखने के लिए डेटाबेस काम में आता है। अब डेटाबेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो एसक्यूएल होता है, दूसरा नो सीक्वल होता है। तो जहाँ पे हमें डेटाबेस का कॉलम पता है, जैसे अगर आपने एक्सेल में काम किया होगा तो वहाँ पे हर एक कॉलम होता है। तो अगर आपको पता है कि इस एक्सेल में इतने कॉलम्स आएंगे, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, तो आप समझिए आपको कॉलम पता है, वहाँ पे आप स्ट्रक्चर डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में माई सीक्वल वगैरह का यूज़ होता है। ये कॉमनली यूज़ होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स मैनेज करने में, स्टूडेंट अकाउंट डिटेल्स मैनेज करने में। अब दूसरे टाइप का डेटाबेस होता है नो सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल डेटाबेस में क्या होता है कि जहाँ पे हमें कॉलम्स नहीं पता है, फ्यूचर में और कॉलम इंक्रीज हो सकते हैं, कॉलम पूरा हमें पता ही नहीं है कि ये जो टेबल बनने वाला है उसमें कौन कौन से कॉलम आएंगे, फ्यूचर में कौन कौन से कॉलम ऐड हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग नो सीक्वल का यूज़ करते हैं। नो सीक्वल में जो पॉपुलर डेटाबेस है वो है मोंगोडीबी वगैरह है। अब हम लोग जाते हैं स्टेप 5 में, जो कि है वेब फ्रेमवर्क। अब जैसे ही आपके पास डेटाबेस का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, तो आपको एक फ्रेमवर्क चूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्रेमवर्क क्या होता है कि आप ऐसा समझिए कि आपका जो भी रेगुलर काम है, जैसे ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी जो काम होता है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कॉमन स्टेप होता है। तो एक फ्रेमवर्क में आपको ये सब कुछ मिल जाता है और आपका टाइम बहुत बचता है। फ्रेमवर्क के थ्रू काफ़ी फास्टली डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो आपको फ्रेमवर्क चूज़ करना पड़ेगा। हर एक लैंग्वेज के साथ एक अलग फ्रेमवर्क आता है। जैसे पाइथन के साथ जैंगो या फ्लैस्क आएगा। वहीं जावास्क्रिप्ट का जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो एक्सप्रेस जेएस है और जावा का पॉपुलर फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट है। अब वेबसाइट बनाने में आपको कम टाइम देना है और स्मार्टली काम करना है, तो आपको फ्रेमवर्क आना चाहिए, फ्रेमवर्क का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
उसके साथ ही यहाँ पे आपको API का यूज़ करना पड़ेगा। अब API को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि दो एप्लीकेशंस को के बीच में ये इंटरफेस कनेक्ट करता है। जैसे कि आप सपोज करिए आपने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया और वो फूड सर्वर पे जाएगा, बैकएंड पे जाएगा, और वहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा वो API के थ्रू बनेगा। मतलब जो डेटा फ्रंट एंड हमारे ऐप से, जोमेटो वाले ऐप से पीछे जा रहा है, वो एक API के थ्रू जा रहा है, और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, वो भी API के थ्रू आ रहा है। तो API डेवलप करना, API के बारे में सीखना पड़ेगा आपको। अब स्टेप 6 और मैं बोल सकता हूँ लास्ट स्टेप जो है वो है डिज़ाइन पैटर्न सीखना। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक डिज़ाइन पैटर्न चूज़ करना पड़ेगा, या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न चूज़ करने पड़ते हैं। जो 3 पॉपुलर डिज़ाइन पैटर्न है वो है सिंगलटन, फैक्ट्री और ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन में क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और उसमें इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑफिस में एक ही प्रिंसिपल होगा। अब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, जैसे आप कार फैक्ट्री समझ लीजिए, हर एक काम के लिए अलग अलग सेटअप है और फैक्ट्री है। ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न ये होता है कि जैसे आपको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो नोटिफिकेशन को आप ऑब्जर्वर पैटर्न पर लिख सकते हैं। अब इसके टाइमलाइन की बात करें तो आप 1st to 3rd मंथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीख सकते हैं। 4th मंथ से आप गिट और गिटहब वगैरह देख सकते हैं। 5th to 8th मंथ में आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे मास्टरी कर सकते हैं। 9th to 11th मंथ में आप डेटाबेस SQL, NoSQL वगैरह देख सकते हैं। और 12th to 15th मंथ में आपको वेब फ्रेमवर्क वगैरह देखना चाहिए। और 16th to 18th मंथ में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आपको कोडिंग डेली करना चाहिए, और वैसे फ्रेंड्स या कम्युनिटी में रहना चाहिए जो रेगुलर कोडिंग की बातें करते हैं, और उनसे आप अगर जितना ज़्यादा कोडिंग डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट एक साथ करेंगे, आपको उतना सीखने को मिलता है। बिगनर्स के लिए आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह हो गया, या फिर टू डू लिस्ट हो गया, ब्लॉग, वेबसाइट, चैट एप्लीकेशन, आप कुछ भी बना सकते हैं, उसका बैकएंड बना के किसी को दे सकते हैं। और अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब वगैरह ज्वाइन करते हैं, फॉलो करते हैं, वहाँ पे कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो आपको वहाँ से रिस्पांस मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। वहीं पे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको लीड कोड वगैरह देखना चाहिए, कि बैकएंड का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली लीड कोड पे ज़्यादा आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ गोल्डन रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-2 महीने का काम नहीं है, इसमें 1-2 साल लगता है। तो 1-2 साल तक कंटिन्यूस आपको तैयारी करते रहना है, धीरे धीरे करके आपका स्किल इंप्रूव होगा। और आपको डेली प्रैक्टिस करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कभी गिव अप नहीं करना है। तो अगर आपको एक अच्छा डेवलपर, बैकएंड डेवलपर बनना है तो आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे, और उसके साथ ही आपको सीखते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छे बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं।